Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos timely. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about contingent contract. In section 31 to section 36 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with the contingent contract. First of all, we will study objective of the lecture to know about contingent contracts, their nature and enforcement. आज हम पढ़ेंगे कि contingent contract क्या होते हैं, उनकी nature क्या होती है और उनकी enforcement कब होती है और कैसे होती है. Definition. Section 31 of the Contract Act explains the definition of the contingent contract. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. ये contingent contract जो है ये ऐसे event, कोई ऐसा collateral event जो कि contract के साथ कोलेटरल हो, उसके साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा इवेंट उसके होने या ना होने पर मबनी है. नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ताकि फर्दर समझ में आ जाए सब कुछ. इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी रुपीज़ 10,000 इफ़ बीज हाउस इज़ बर्न. कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 10,000 रुपीज़ पे करेगा अगर बी का घर जो है वो जल गया. दिस इज़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक कंडीशन डेवलप हुई, एक कोलेटरल इवेंट इसमें क्या था कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर ये इवेंट हैपन हो गया, मतलब कोलेटरल इवेंट इसमें क्या था कि उसका घर जलेगा, अगर उसका घर जलेगा, तो ये एक कंडीशन थी और कोलेटरल इवेंट था. तो इस कोलेटरल इवेंट के होने या ना होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेस करता है. तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन ए ने रखी कि ए बी को 10,000 रुपये तब ही देगा जब बी का घर जलेगा. तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. Contingent contracts. Contracts are of different types. Since people can get into various kinds of agreement for performance and non-performance of the certain acts, के लोग जो हैं आपस में different types of contracts में enter होते हैं, उन different agreements करते हैं एक दूसरे के साथ. और क्यों करते हैं? ताकि किसी भी चीज़ की, किसी भी act की performance हो या फिर non-performance हो. One way of understanding contracts is by dividing them into two types. के contracts को हम किस तरह समझ सकते हैं, उनको दो types में divide करेंगे. सबसे पहले absolute contracts and contingent contracts. अब ये क्या होते हैं हम इन्हें डिटेल में one by one study करेंगे. Absolute contracts. What are absolute contracts? An absolute contract is one where the promisor performs the contract without any condition. अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी गई होती, कोई शराइत नहीं रखी गई होती. और इसमें जो प्रॉमिसर होता है, मतलब प्रॉमिस जिसने किया होता है, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस या शराइत के बगैर. अब नेक्स्ट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Contingent contracts are those one where the promisor performs his obligations only when the certain conditions are met. अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें जो प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिस करने वाला होता है, वो तब ही अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है जब उसकी वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की पूरी हो जाएं, या उसने जिस तरह आप कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोलेटरल इवेंट का होना या ना होना बेस करता है. तो यहाँ पे कोलेटरल इवेंट ही उसकी कंडीशन होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले एग्जांपल में पढ़ा. तो इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रॉमिसर अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ तभी परफॉर्म करेगा जब वो कोलेटरल इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करता है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट इवेंट के होने पर है या इवेंट के ना होने पर है. If we look at the contracts of insurance, indemnity or guarantee, they have one thing in common. They create an obligation on the promisor if an event which is collateral to the contract does or does not happen. कि जो इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या इंडेमनिटी या गारंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है. वो क्या चीज़ कॉमन होती है कि
देर इज़ वन थिंग इन कॉमन, दे क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन द प्रोमिसर, कि प्रोमिसर के ऊपर ऑब्लिगेशन या उसकी ड्यूटी तब ही होती है जब कोई भी कोलेटरल इवेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हैपन होता है या नहीं होता। जैसे कि कोई किसी चीज़ को किसी चीज़ की गारंटी देता है, तो जब हम किसी चीज़ की गारंटी किसी को दे रहे होते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अगर इस चीज़ में आपको कोई फॉल्ट नज़र आया, अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो आप मुझसे पैसे वापस ले लेना। तो कोलेटरल इवेंट इसमें क्या हो गया, या इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी प्रोमिसर ने कि अगर ये चीज़ ख़राब हुई तो ही मैं आपको पैसे वापस करूँगा। तो उसकी ऑब्लिगेशंस, वो मतलब ड्यूटीज़ क्या थी उसकी, कि पैसे वापस करेगा। और कब वापस करेगा, जब वो इवेंट जो है वो हैपन हो जाए। Next is example. Peter is a private insurer and enters into a contract with John for fire insurance of John's house. According to the terms, Peter agrees to pay John an amount of 5 lakh if his house is burnt against an annual premium of 5,000. This is a contingent contract. कि जो पीटर था वो एक इंश्योरर था, एक प्राइवेट इंश्योरर था, एक पर्सन था, और उसने जॉन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि पीटर जो है वो जॉन को कितने 5 लाख रुपए पे करेगा, मतलब विद द प्रीमियम ऑफ 5,000 एनुअल प्रीमियम के साथ, कि वो 5 लाख रुपए जॉन को पे करेगा अगर उसका घर जला तो। अब यहाँ पे कोलेटरल इवेंट क्या था कि अगर घर जलेगा, वो इवेंट हैपन होगा तो ही उसको वो देगा। तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। नेक्स्ट वी विल स्टडी एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Essentials of contingent contract depend upon the happening and non-happening of the certain event. The contract is contingent on the happening of or the non-happening of the certain event. के contract जो contingent contract होता है उसका ये एक essential है कि वो event पे बेस करता है, इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। These said events can be precedent or subsequent, this will not matter. और वो इवेंट्स जैसे भी हों, प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एग्जांपल देखते हैं। पीटर प्रोमिसेस टू पे जॉन ₹5,000 इफ़ द ट्रेन रीचेज लंदन ऑन टाइम। दिस इज़ अ कंटिजेंट इवेंट, कि पीटर ने प्रॉमिस किया जॉन को कि वो उसको 5,000 रुपीज़ पे करेगा अगर ट्रेन, अब यहाँ कोलेटरल इवेंट क्या आ गया कि हैपनिंग ऑफ इवेंट जब होगी, कि ट्रेन जब लंदन टाइम पर पहुँच जाएगी तो ही पीटर जॉन को पे करेगा। तो ये इवेंट कौन सा है, कंटिजेंट इवेंट है। द इवेंट इज़ कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट इवेंट जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेटरल होना चाहिए, उसके साथ ही अटैच्ड होना चाहिए। It is important that the event is not a part of the contract, कि it cannot be the performance performed or a consideration for a promise. इसमें ये बात बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ इवेंट जो है वो कोलेटरल तो होना चाहिए, लेकिन उसका ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी द परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड और अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, कि इसमें जो है परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं होती परफॉर्मेंस की, ये सिर्फ एक होने या ना होने पर मबनी होता है। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन होती है। द इवेंट इज़ कोलेटरल टू द contract. Peter enters into a contract with John and promises to deliver 5 television sets to him. पीटर जो है वो जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको इस बात का प्रॉमिस करता है कि वो डिलीवर करेगा 5 टेलीविजन्स टू हिम। अब इस बात में प्रॉमिस हो रहा है तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम इसको सारा स्टडी करते हैं कि एग्जांपल एक्चुअली है क्या, कि पीटर ने जॉन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा 5 टेलीविजन्स उसके घर पर। जॉन प्रॉमिसेस टू पे हिम ₹75,000 अपॉन डिलीवरी, और जॉन ने इन रिटर्न ये प्रॉमिस किया कि वो 75,000 उसे पे कर देगा जब टेलीविजन्स की डिलीवरी हो जाएगी। दिस इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉमिस हुआ था, इसमें कोलेटरल इवेंट नहीं था कि इवेंट के होने या ना होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। सिंस जॉन्स ऑब्लिगेशंस डिपेंड अपॉन द इवेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जॉन की यहाँ पे ऑब्लिगेशंस जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी एंड नॉट अ कोलेटरल इवेंट, और ये कोलेटरल इवेंट नहीं था। Peter entered into a contract with
John and promises to deliver 5 television sets to him if Brazil wins the FIFA World Cup, provided John pays him rupees 25,000 before the World Cup kicks off. This is a contingent contract since Peter's obligations arises only when the Brazil wins the कप विच इज़ अ कोलेटरल इवेंट। अब ये एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक टर्म रखी गई है, कंडीशन रखी गई है, इसके अंदर एक कोलेटरल इवेंट रखा गया है कि पीटर जो है वो जॉन को 5 टेलीविजन्स के सेट तब ही देगा जब ब्राज़ील जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। The event should not be mere the will of the promiser. The event cannot be a wish of promiser कि जो इवेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉमिसर की विश ही नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे जो जिसके साथ प्रॉमिस हो रहा है उसके साथ उसको भी इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए या वो इस बात पे रजामंदी अपनी दे। फॉर एग्जाम्पल, पीटर promises to pay John rupees 5,000 if Argentina wins the FIFA World Cup, provided he wants to. This is not a contingent contract. Actually, this is not a contract at all. कि पीटर जो है उसने प्रॉमिस किया जॉन को कि वो 5,000 रुपया देगा जॉन को जब अर्जेंटीना जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक ही इसमें यहाँ पे सिर्फ विल ऑफ प्रॉमिसर है, तो इसलिए ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इवन कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। Peter promises to pay John rupees 50,000 if he leaves Mumbai for Dubai on August 30, 2018. अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वो किस तरह है कि यहाँ पे पीटर ने जॉन को एक तरह से ऑफ़र की है या उसको कंडीशन रखी है कि अगर जॉन लीव मुंबई फॉर दुबई के मुंबई छोड़ के दुबई जाएगा अगस्त 30 को, तो ही पीटर जॉन को 50,000 रुपीज़ पे करेगा। अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द जॉन, कि ये जॉन की विल है कि वो दुबई को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। द इवेंट शुड बी अनसर्टेन। इसका मतलब ये है कि इवेंट जो है उसका पहले से पता ना हो कि ये इवेंट परफॉर्म होगा या नहीं होगा, ये अनसर्टेन होना चाहिए। इफ़ द इवेंट इज़ श्योर टू हैपन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्यू टू बी परफॉर्म्ड। दिस इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें इवेंट के बारे में श्योर हो कि इवेंट हैपन हो जाएगा। द इवेंट शुड बी अनसर्टेन, ये अनसर्टेन होना चाहिए। पीटर promises to pay John rupees 500 if it rained in London in the month of July 2018. पीटर जो है वो प्रॉमिस करता है जॉन को कि वो उसे 500 रुपीज़ देगा अगर लंदन में बारिश होगी जुलाई के मंथ में, 2018 जुलाई के मंथ में। दिस इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन जुलाई रेन्स आर ऑलमोस्ट सर्टनली इन लंदन, क्योंकि हर बंदे को पता है कि लंदन में जुलाई में बारिश होती है। तो ये इवेंट जो था इसके बारे में पहले से ही पता था कि ये होगा ही होगा, तो ये कंटिजेंट नहीं होगा, क्योंकि इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए जिसके बारे में पता ना हो कि ये होगा भी या नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ एनफोर्समेंट ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 32 डील करता है इसको। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बी बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, के ये बेस करता है फ्यूचर इवेंट पे जो कि अनसर्टेन हो, जिसके बारे में पता ना हो, तभी इसकी इन्फोर्समेंट होगी। इन सच केसेस द प्रॉमिसर इज़ लायबल टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ द इवेंट्स हैपन। इसमें जो अगर इवेंट हैपन हो जाता है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट में बात की गई थी, तो इसमें प्रॉमिसर जो है, प्रॉमिस करने वाला, वो लायबल होगा उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ उसने एज अ रिवॉर्ड उसने दूसरे बंदे को देने को कहा था उसे फिर वो देनी पड़ेगी। However, the contract cannot be enforced by law unless the event takes place, कि जब तक वो इवेंट जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक कोलेटरल इवेंट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या जिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि ये इवेंट होगा तो ही तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, तो जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता तब तक उसकी एनफोर्समेंट भी नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की। इफ़ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल देन द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, कि जिस इवेंट के बारे में बात हुई थी, जिस इवेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, अगर ऐसी कोई हालात पैदा हो जाते हैं कि वो इवेंट
जो है वो होना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। पीटर प्रोमिसेस टू पे जॉन ₹50,000 इफ़ ही कैन मैरी जूलिया, कि पीटर ने प्रॉमिस किया जॉन को कि वो उसे 50,000 रुपये देगा अगर जॉन ने जूलिया से शादी कर ली। द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द नेबरहुड, जो कि नेबर में रहने वाली ये खूबसूरत लड़की थी। दिस इज़ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि उसकी शादी हो जाएगी या नहीं होगी, यहाँ पे कोलेटरल इवेंट है। अब यहाँ पे अगर उसने शादी कर ली जॉन ने जूलिया से, तो फिर पीटर जो है वो इस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगा कि वो 50,000 रुपीज़ उसे पे करे। अनफॉर्चुनेटली जूलिया डाइज़ इन अ कार एक्सीडेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जूलिया जो है एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। सिंस द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, तो यहाँ पर हैपनिंग ऑफ इवेंट जो था वो पॉसिबल ही नहीं रहा कि वो उससे शादी करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ जो है पॉसिबल ही नहीं रही अब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, सेक्शन 33 इसे डील करता है। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बी बेस्ड ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे बेस करता है, और अब तक जितनी एग्जांपल्स हम पढ़ के आए हैं वो हैपनिंग पे थी, कि जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं उसमें हैपनिंग ऑफ इवेंट था कि अगर इवेंट हैपन हो गया तो ही प्रॉमिसर प्रॉमिसी को लाइबल होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें नॉन हैपनिंग के बारे में भी हो सकता है। इन सच केसेस द प्रॉमिसर इज़ लाइबल टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ द इवेंट्स डज नॉट हैपन। इसमें ये बात बताई गई है कि अब हमने जितनी एग्जांपल्स पढ़नी है वो इवेंट ना होने के हवाले से पढ़नी है, कि अगर इवेंट नहीं हुआ तो लाइबल होगा प्रॉमिसर प्रॉमिसी को, कि अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये चीज़ अगर नहीं होगी तो मैं तुम्हें ये अमाउंट पे करूँगा या ये, तो यहाँ पे कोलेटरल इवेंट जो है वो इवेंट के ना होने पर बेस करता है। However, the contract cannot be enforced by law unless happening of the event become impossible, कि यहाँ पर अब तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तब तक लॉ इसे इन्फोर्स नहीं कर सकता जब तक वो इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाए उसकी परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इवेंट के ना होने की, तो जब तक वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल नहीं होता तब तक ये जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इफ़ द इवेंट टेक्स प्लेस देन द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, और इस कंडीशन में अगर इवेंट हो जाता है, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं इवेंट ना होने की और फिर भी वो इवेंट हैपन हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, इसमें हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। Peter promises to pay John ₹50,000 if the ship named Titanic, which leaves on a dangerous mission, does not return, कि यहाँ पे पीटर अब जॉन के साथ क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको 50,000 रुपीज़ पे करेगा। कब पे करेगा? जब एक जो टाइटैनिक शिप है वो एक डेंजरस मिशन पे गई हुई है, अगर वो वापस नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे नहीं आने की बात हो रही है, इवेंट के ना होने की बात हो रही है, अगर वो वापस ना आई तो ही वो उसे पे करेगा, अगर वापस आ गई तो नहीं पे करेगा। दिस इज़ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू नॉन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इसे लॉ एनफोर्स करवा सकता है इफ़ द शिप सिंक्स मेकिंग इट्स रिटर्न इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर अगर शिप जो है वो सिंक हो जाती है, मतलब डूब जाती है पानी में, तो उसका वापस आना इम्पॉसिबल है, मतलब कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है, मतलब कि अब पीटर को जॉन को 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ इसको इन्फोर्स करवा सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द शिप रिटर्न्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर शिप वापस आ जाती है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करार दे दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन हु डज समथिंग टू मेक द इवेंट कंडक्ट एज इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग, सेक्शन 34 जो है इसे डील करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कंटिजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ फ्यूचर टाइम देन द इवेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल व्हेन द पर्सन डज एनीथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द इवेंट टू हैपन। अब इसमें वो ये बात कह रहे हैं कि तब
हम लोग क्या चीज़ कंसिडर करेंगे जब एक पर्सन जो है फ्यूचर में ऐसा कोई एक्ट करता है कि वो खुद ही उस इवेंट को इम्पॉसिबल करार दे देता है या इम्पॉसिबल कर देता है, या एक पर्सन ऐसा कोई खुद ही एक्ट कर लेता है जिससे वो इवेंट जो है वो परफॉर्म होना ही इम्पॉसिबल हो जाए, तब उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी। इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। पीटर promises to pay जॉन ₹5,000 इफ़ ही मैरिज जूलिया। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पीटर ने प्रॉमिस किया था जॉन को कि अगर जॉन ने जूलिया से शादी कर ली तो वो उसको ₹5,000 पे करेगा। हाउएवर जूलिया मैरिज ओलिवर, लेकिन जूलिया ने ओलिवर से शादी कर ली। ओलिवर एक थर्ड पर्सन है, कोई और बंदा है जिससे उसने शादी कर ली। तो यहाँ पे जो जूलिया थी उसने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने इम्पॉसिबल कर दिया इवेंट को। जो इवेंट कोलेटरल इवेंट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीटर और जॉन के दरमियान हुआ था, उसे इम्पॉसिबल कर दिया जूलिया ने। जूलियाज एक्ट दस रेंडर्स द इवेंट ऑफ द जॉन मैरिंग हर इम्पॉसिबल, कि जूलिया ने जो है उस इवेंट को ख़त्म कर दिया कि वो जॉन से मैरी करेगी, तो ये बात अब इम्पॉसिबल हो गई। लेकिन इसमें अब डिवोर्स वाला ऑप्शन तो है ही। अ डिवोर्स इज स्टिल पॉसिबल दो बट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। डिवोर्स वाला ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक बात उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की थी, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो चुका था। और यहाँ पे ही पीटर है और जॉन है, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, क्योंकि जूलिया ने शादी कर ली ओलिवर से। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, सेक्शन 36 इसे डील करता है। इफ़ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। कि ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बेस करता है ऐसे, जिसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऐसे इवेंट पे बेस करती है जो पहले से ही इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ऐसा कोलेटरल इवेंट जिसके बारे में पहले से ही पता हो कि ये इम्पॉसिबल है या ये चीज़ होने वाली ही नहीं है, या पहले से ही पता हो कि ये चीज़ होगी ही होगी, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कोलेटरल इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए, जिसके बारे में पहले से पता ना हो। This is regardless of the fact if the parties to the contract are aware of the impossibility or not. This rule is specified in Section 36 of the Indian Contract Act 1872. Peter promises to pay John ₹50,000 if the sun rises in the west the next morning. Peter ने प्रॉमिस किया जॉन को कि वो जॉन को ₹50,000 देगा अगर सन जो है वो वेस्ट से राइज करे, मतलब वेस्ट की साइड से सूरज तुलू हो जाए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सिंस द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि सूरज जो है वो वेस्ट से निकले। This was all about our today's lecture, and thanks for watching the video. And if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.